हमारे देश के लोगों को राजनीति में बड़ी दिलचस्पी होती है और कहते हैं कि हमारे देश के रगों में ही राजनीति बहती है। और आप तो जानते हैं, हर जगह असली राजनीति से लेकर, घरों से लेकर, दफ्तरों से लेकर, हर जगह संस्थाओं से लेकर हर जगह हमारे देश में राजनीति होती है। इसलिए आज हम सबसे पहले भारत की शुद्ध देसी राजनीति का विश्लेषण करेंगे। और ये जो राजनीति है, ये है चुनावों की राजनीति। आज भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। और इन सभी चुनावों के परिणाम एक साथ 2 मई को आएंगे और हमारा देश इसके लिए अब पूरी तरह से तैयार है। अगर आप तैयार नहीं भी हैं तो हम आपको आज तैयार कर देंगे। भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ हर वर्ष 1000 से भी ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। यानी हर दिन भारत के लोग कम से कम 3 त्योहार मनाते हैं और चुनावों को भी हमारे देश में एक त्योहार ही माना जाता है। भारत में हर साल औसतन 5 से 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। यानी हर 4 महीने में हमारे देश के लोग किसी न किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए अपना वोट देकर इस चुनावी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और इसीलिए हम इसे भारत की शुद्ध देसी राजनीति कह रहे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक चुनावों से जुड़ी हुई है। आज चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी लोगों की पश्चिम बंगाल के चुनाव में है। और आपने देखा होगा, जो लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं वो तो जाहिर है उनकी दिलचस्पी तो होगी ही, लेकिन देश के बाकी इलाकों में भी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। क्योंकि यहां इस समय ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है और बीजेपी ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दे रही है। और जितना जहरीला माहौल इस समय पश्चिम बंगाल में है, शायद और कहीं नहीं होगा चुनाव के प्रचार को लेकर। इस सीधी टक्कर से देश की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों के नतीजों से आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही आज हम आपके उस सवाल का भी जवाब देंगे जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और हर बार चुनावों से पहले वो सवाल यही होता है कि चुनाव में जीत कौन रहा है। तो इस सवाल का जवाब भी आज हमने तैयार किया है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले हम आपको इन राज्यों की चुनावी डेटशीट की जानकारी देते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग होगी। यहां खास बात यह है, यह वोटिंग लंबी चलेगी, 8 चरणों में होगी। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा 1 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, उसके बाद 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। यानी यह चुनाव बहुत लंबा चलने वाला है। इसके बाद असम की 126 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा 1 अप्रैल और तीसरा 6 अप्रैल। इसके बाद केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को सभी सीटों पर एक साथ ही वोटिंग हो जाएगी। यहां पर एक ही चरण में सीधी वोटिंग है और इन सभी चुनावों के नतीजे एक साथ 2 मई को आ जाएंगे। 2 मई को रविवार है, इसलिए आप अभी से वो रविवार का पूरा दिन हमारे साथ बुक कर लीजिए, जी न्यूज के साथ बुक कर लीजिए। इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की कुल आबादी को अगर हम जोड़ दें तो यह संख्या बैठती है करीब 25 करोड़। यानी देश की कुल आबादी के लगभग 19% लोग इन्हीं राज्यों में रहते हैं और यहां कुल वोटर्स की संख्या 18 करोड़ से ज्यादा है। इनमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जैसा आप सब जानते हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके अल्पमत में आने के बाद आजकल वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तमिलनाडु में इस समय एआईएडीएमके की सरकार है, जयललिता की पार्टी की सरकार है, हालांकि जयललिता अब नहीं है। और केरल में लेफ्ट पार्टियों की सरकार है। तो ये इन राज्यों की मौजूदा स्थिति है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 5 राज्यों और पुदुचेरी में से 4 में 3 या उससे कम सीटें मिली थी। इनमें पुदुचेरी और तमिलनाडु में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी, 0 पर थी।
इन राज्यों को आप बीजेपी के लिए वर्जिन आइलैंड्स भी कह सकते हैं, यानी जहां कभी भी उनका खाता नहीं खुला और उसके पास खोने के लिए यहां कुछ नहीं है। अगर बीजेपी इन राज्यों में जीत दर्ज करती है तो इससे पार्टी का पूर्वी और दक्षिणी भारत में विस्तार होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये राज्य उसके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा की कुल मिलाकर 116 सीटें हैं। ये याद रखिएगा, इन सारे राज्यों में कुल मिलाकर 116 लोकसभा की सीटें हैं। इसलिए अगर बीजेपी इन राज्यों में मजबूत होती है तो फिर अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये सभी राज्य गैर हिंदी भाषी हैं और बीजेपी को हिंदी बेल्ट की पार्टी आमतौर पर माना जाता है, काऊ बेल्ट की पार्टी माना जाता है, हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी माना जाता है। अब अगर वो इन राज्यों में अपना वर्चस्व स्थापित करती है तो इससे दो बड़े परिवर्तन आएंगे। पहला, भारत में बीजेपी का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी चारों दिशाओं में हो जाएगा। और दूसरा परिवर्तन यह कि राष्ट्रीय राजनीति के साथ क्षेत्रीय राजनीति में भी बीजेपी की जड़ें और मजबूत होंगी। लेकिन बड़ी बात जो बीजेपी के लिए है वो ये कि बीजेपी पिछले काफी समय से दक्षिण भारत में विस्तार की कोशिश कर रही है, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बहुत मेहनत कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। पश्चिम बंगाल में कुछ हद तक उन्होंने सफलता मिली भी है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए ये दो राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन माहौल बनेगा पश्चिम बंगाल से। यहां एक और बात है और वो ये कि इन चुनावों में अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो 2024 के आम चुनाव में इन राज्यों की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। आज बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि इन चुनावों में आखिर जीतेगा कौन। तो आज हमने इसका जवाब भी कुछ हद तक आपके लिए तैयार किया है। हालांकि भारत के चुनावों में कुछ भी पहले से कहना बड़ा मुश्किल होता है। वोटर बहुत समझदार हैं और आज का वोटर साफ साफ किसी को बताता भी नहीं कि वो क्या करने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल होते हैं या चुनाव से पहले जो सर्वेज होते हैं वो भी अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना है तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी अभी तक का जो माहौल है, जो हवा बह रही है, जो लहर चल रही है, उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। 2016 के चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन 3 वर्षों के बाद ही यह तस्वीर बदल गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 40.64 हो गया था। सोचिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब बीजेपी का वोट प्रतिशत था 10%, लगभग 10%, जो विधानसभा चुनाव 2016 में हुए थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 10% से सीधा जंप करके 40% हो गया। यह टीएमसी को मिले वोटों से सिर्फ 3% कम है। यानी बीजेपी टीएमसी के बहुत करीब पहुंच चुकी है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। और अगर ये जो 3% का अंतर है दोनों के बीच में, अगर ये 3% का अंतर बीजेपी ने इस बार खत्म कर दिया तो फिर इस बार ममता बनर्जी मुश्किल में पड़ जाएंगी। असम में इस समय बीजेपी की सरकार है, यहां उसका मुकाबला कांग्रेस से है, यानी इन दोनों पार्टियों के बीच असली लड़ाई है। तमिलनाडु में इस बार समीकरण काफी उलझे हुए हैं और वहां की राजनीति के 2 सबसे बड़े चेहरे जयललिता और एम करुणानिधि अब हमारे बीच में नहीं है। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता का निधन हुआ था और 2018 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद एम करुणानिधि की भी मौत हो गई थी। यानी ये 2 सबसे बड़े चेहरे जो कई दशकों से तमिलनाडु की राजनीति को चला रहे थे, पहली बार ऐसा हो रहा है जब वहां तमिलनाडु में ना तो जयललिता हैं और ना ही करुणानिधि हैं। इससे पहले बारी बारी से ये लोग जीतते थे। एक बार जयललिता जीतती थी और एक बार करुणानिधि जीतते थे। इसलिए यह चुनाव बड़ा अनोखा होगा। यही वजह है कि तमिलनाडु के चुनाव में इस बार कोई बड़ा चेहरा नहीं है, समीकरण उलझे हुए हैं और इस समय एआईएडीएमके की सरकार वहां पर है और लोकसभा चुनाव में उसे डीएमके से बड़े अंतर से हार मिली थी। ऐसे में मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच ही होगा, क्योंकि यही 2 पार्टियां वहां परंपरागत रूप से एक दूसरे के सामने रही हैं। हालांकि बीजेपी
इस बार तमिलनाडु में अपना खाता खोल सकती है और उसे भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहां सरकार बनाने की दावेदारी में है ही नहीं, लेकिन अगर बीजेपी ने अपने दम पर भी कुछ सीटें जीत ली तो यह भी उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। केरल में एलडीएफ यानी लेफ्ट की सरकार है, यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी के बीच यहां कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, यानी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अगर बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की करें तो इस राज्य के चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह है ममता बनर्जी, जो विपक्ष का सबसे मुखर और सबसे बड़ा चेहरा बन गई हैं। ममता बनर्जी बंगाल की पिच पर पिछले 10 वर्षों से बैटिंग कर रही हैं और नॉट आउट हैं और लगातार सत्ता में बनी हुई हैं। बीजेपी के गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाए अभी तक और विपक्ष को बड़ी उम्मीद है कि ममता बनर्जी एक बार वहां फिर से वापस आ जाएं। इससे विपक्ष को भी बल मिलेगा। आप कह सकते हैं कि विपक्ष के पास ममता बनर्जी के रूप में एक बड़ा विकेट अब भी बचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति बीजेपी के खिलाफ ही है। ऐसे में अगर चुनाव में ममता बनर्जी हार गई तो विपक्ष उनके रूप में एक बहुत बड़ा विकेट गंवा देगा। ऐसी स्थिति में पहले से कमजोर हो चुके विपक्ष के पास अब ज्यादा बड़े खिलाड़ी नहीं बचेंगे और 2024 के आम चुनाव के लिए उसकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ जाएंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद से ही विपक्ष इस बात को समझ रहा है और शायद यही वजह है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां दोनों ही ममता बनर्जी को लेकर बहुत नर्म रुख अपना रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसा करना उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। आपने हर जगह देखा होगा, हर राज्य में बीजेपी की वजह से जो परंपरागत दुश्मन रहे हैं एक दूसरे के, वो भी एक साथ मिल गए हैं। जैसे बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस को एक साथ कर दिया। अब तो स्थिति यह हो गई है कि लेफ्ट पार्टियां शायद ममता बनर्जी का समझती हैं, यानी मोदी मैजिक का तो परीक्षण होगा ही, साथ ही इस कानून का भी यह चुनावी टेस्ट होगा। इसके अलावा इन चुनावों के नतीजों से यह भी तय होगा कि कृषि कानून के मुद्दे पर इन राज्यों के लोग क्या सोचते हैं। पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो नए कृषि कानूनों पर क्या राय देते हैं, तमिलनाडु के किसान क्या कहते हैं, असम के किसान क्या कहते हैं, केरल के किसान क्या कहते हैं। केरल में तो मंडियां हैं ही नहीं। अब तक किसानों का आंदोलन सिर्फ 1-2 राज्यों तक ही सीमित था। दूसरे राज्यों के किसानों ने इसके खिलाफ अभी तक अपनी राय जग जाहिर नहीं की है। इसलिए आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के नतीजे कृषि कानूनों पर भी लोगों की राय को और स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद समझिए कि कैसे ये विचारधाराओं की लड़ाई है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच की भी लड़ाई है। पार्टियां तो हैं ही, लेकिन विचारधाराओं की भी लड़ाई है और ये है राष्ट्रवाद बनाम उदारवाद। एक तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं और दूसरी तरफ उदारवादी लोग हैं, जिन्हें अंग्रेजी में आप लिबरल्स कहते हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां हैं, ममता बनर्जी है, कांग्रेस है और सारे दल हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है। इलेक्शन में 18 करोड़ वोटर्स इन 2 विचारधाराओं में से एक विचारधारा का समर्थन करेंगे और यह देश के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इसी से तय होगा कि भारत की विचारधारा अब आने वाले भविष्य में किस तरफ जाएगी। भारत की विचारधारा राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रही है या भारत की विचारधारा अब लिबरल बन रही है और हमारे देश का असली मूड क्या है। आज चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ एक नई राजनीतिक परंपरा भी शुरू हुई और वो है चुनाव के नतीजों से पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देना। अब तक हमारे देश के नेता चुनाव में हार के बाद चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को जिम्मेदार ठहराते थे, कहते थे कि ईवीएम्स तो हैक हो गई, हमें ये नतीजा मंजूर नहीं है। ये सब हारने के बाद होता था। लेकिन आज परंपरा थोड़ी बदली है और इसे बदला है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने आज जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत ये आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के हिसाब से चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। उन्होंने 8 चरणों में वोटिंग कराने के फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। ममता बनर्जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग पर हमले तेज हो गए और कुछ ही घंटों में यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। इस पर हमने सभी पार्टियों का पक्ष आज जाना है और उनकी प्रतिक्रिया भी आज आपको पहले सुननी चाहिए। दक्षिण चब्बिश परगना जिलाয় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে
বুঝুন অবস্থা। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে? এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন। বাট আই উইল রিকোয়েস্ট দ্য ইলেকশন কমিশন, স্টপ misuse of the money. BJP already sent the money on the district through all the agencies. As a Prime Minister, you use your power. But as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. এত ভয়, একটাই মাত্র চিফ মিনিস্টার মহিলা, সেটা আমি আছি। এত ভয় আমাকে যে পুরো কেন্দ্রীয় সরকারটা সব অর্গানাইজেশনকে নিয়ে এই প্ল্যানিং তৈরি করেছে। कांग्रेस रथ के मुकाबला करेगी, कांग्रेस कंपेन करेगी, सभी मिलकर कंपेन करेगी और हमारा प्रयास होगा कि कांग्रेस की विजय हो जाए। हमारा पूरा प्रयास होगा, कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि हम हर जगह 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 बातें की घोषणा की है। तमिलनाडु में 2 जो वित्तीय ऑब्जर्वर हैं वो 2 बनाए हैं, यहाँ पुलिस के ऑब्जर्वर 2 बनाए हैं। तो तासीर तो वो समझते हैं और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सटीक फैसला है। और इसलिए मैंने कहा ना कि ममता जी जो कह रही हैं, जब 6 चरणों के समय आपको पेट में दर्द नहीं था तो 8 में क्यों हो रहा है? और ये सिर्फ इसी बात के लिए हो रहा है कि पहले बंगाल की जनता को भय दिखाया गया, अब शायद सत्ताधीश भयभीत है। इस बार 200 पार आप मानकर चलिए, ये आंकड़ा बदलेगा नहीं। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम बचा हुआ है, जो इकबाल होता है वो ख़त्म हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आज से उल्टी गिनती शुरू, उस आंकड़े का हम इंतज़ार करें और देश इंतज़ार कर रहा है, बंगाल इंतज़ार कर रहा है इस बार 200 पार। अब ममता बनर्जी को समस्या ये है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं और इतने लंबे समय तक चुनाव क्यों होने चाहिए। ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि चुनाव तुरंत हो जाएं, कम चरणों में हो जाएं, 1, 2 या 3 चरणों में ही हो जाएं। इसलिए विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जो पूरी डेट शीट सेट की गई है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने में की गई है। अब आप ये समझिए कि लंबा चुनाव होता है तो किसे फायदा होगा और छोटा चुनाव होता है तो किसे फायदा होगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब पिछला चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में 2016 में, उसमें भी 6 चरणों में चुनाव हुए थे। लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में खतरों को देखते हुए तब 1 चरण को भी 2 तारीखों में बांट दिया गया था और इस तरह वोटिंग 7 चरणों में पूरी हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि 2016 में 7 चरणों में वोटिंग हुई थी, इस बार 8 चरणों में हो रही है। पिछली बार ममता बनर्जी को कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने पिछली बार चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन इस बार इसके पीछे उन्हें बीजेपी का षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी को पूरा भरोसा था कि वही जीतेंगी, इसलिए उन्हें 7 चरणों का चुनाव बिल्कुल खुशी खुशी मंजूर था। इस बार उन्हें 8 चरणों का जो चुनाव है वो मंजूर नहीं है। लेकिन इस 8 चरणों की गणित को भी आप समझिए। 8 चरणों में अगर चुनाव होता है तो धीरे धीरे लगभग 1 महीना के अंदर ये चुनाव होगा और बीजेपी, जैसा आप जानते हैं, वो एक चुनाव लड़ने वाली मशीन की तरह है। इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह बीजेपी काम करती है। जितना चुनाव लंबा खींचेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुत एक सक्षम चैलेंजर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। और बीजेपी की जो रणनीति होगी वो ये कि वो हर चुनाव, हर फेज के लिए, हर चरण के लिए एक अलग रणनीति लेकर वो सामने आएगी। यानी अगर 8 चरणों के चुनाव हैं तो हर चरण के लिए बीजेपी के पास अलग रणनीति है और बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी का जो पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो धीरे 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 करके वो उबलता चला जाए। पहले चरण में उबलना शुरू होगा और 8वें चरण तक ये इतना उबाल ले लेगा कि बीजेपी को इससे फायदा होने लगेगा। और बीजेपी के लिए खास बात यह भी है कि अगर पहले, दूसरे, तीसरे चरण में अगर कहीं उनसे कोई गलती होती है, चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाते हैं, तो उन्हें बीच में ही ये पता भी लग जाएगा कि चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी रणनीति गलत जा रही है और उन्हें इस रणनीति को ठीक करने का मौका बीच में ही मिल जाएगा। इसलिए ये जो लंबा चुनाव है, इसका जो फायदा है वो बीजेपी को ही मिलेगा।
2016 का वोट प्रतिशत इस समय आपके सामने है। जब 2016 में क्या हुआ था, टीएमसी ने 211 सीटें जीती थीं, 44.91, मतलब समझ लीजिए लगभग 45% वोट शेयर था। कांग्रेस ने तब 44 सीटें जीती थीं, 12.25% वोट शेयर कांग्रेस का था। हालांकि इस बार यह भी नहीं आएगा। सीपीएम 26 सीटें जीती थी, लगभग 20% वोट शेयर था। इस बार सीपीएम बिल्कुल साफ है। और बीजेपी 2016 में सिर्फ 3 सीटें जीती थीं और 10% के आसपास उनका वोट शेयर था। लेकिन अब आप यह सोचिए कि 2016 में बीजेपी जब 10% वोट के साथ थी, तो 2019 में 3 साल के बाद ही बीजेपी का वोट शेयर 10 से सीधे 40% तक चला गया। अब हम आपको जल्दी से पश्चिम बंगाल, अब आप देखिए पश्चिम बंगाल का धार्मिक समीकरण क्या है। वहां पर जो आबादी है उसका ब्रेकअप आप देख लीजिए। हिंदू 70% हैं, मुस्लिम 27%, ईसाई 0.72%, बौद्ध, जैन, सिख और अन्य मिलाकर बहुत ही कम परसेंटेज बनती है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर पश्चिम बंगाल की आबादी का ब्रेकअप है। सबसे खास बात, जो निर्णायक बात इसमें आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि 2011 की जनगणना में पश्चिम बंगाल में 27% आबादी मुस्लिम थी। और यही वो आबादी है, यही वो वोट हैं जो ममता बनर्जी को जिताते हैं। और ये बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित होगा। अब हम आपको जल्दी से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर केरल में है 9%, पश्चिम बंगाल में 3.9%, असम में 6.7%, तमिलनाडु में 6.6%। 4 राज्यों में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 824 है, जबकि लोकसभा सीटें इन सब में मिलाकर 116 है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 10 करोड़ है। सबसे ज्यादा आबादी के मामले में यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के बाद चौथे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में 2019 में 12 हत्याओं का कारण राजनीतिक था। इसके अलावा केरल में भी 2019 में राजनीतिक वजहों से 4 हत्याएं हुई थी। और अहम बात यह कि पिछले 6 वर्षों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल में 15 से 24 वर्ष के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा यंग वोटर्स पश्चिम बंगाल में है। इनकी संख्या है 17 लाख। तो यहां से आपको यह अंदाजा आ जाएगा कि चुनावों के समीकरण इन सारे राज्यों में कैसे हैं। धीरे धीरे हम आपको अब लगातार तैयार करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिएगा, ये जो चुनाव हैं, इन्हें सिर्फ राज्यों तक सीमित चुनाव मत मानिएगा। इन चुनावों के नतीजों का देश की राजनीति पर असर पड़ेगा, देश की विचारधारा पर असर पड़ेगा। इन चुनावों का 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी बहुत असर पड़ेगा। और ये परीक्षा तो है नेताओं की, परीक्षा तो है पार्टियों की, लेकिन इसमें नंबर देंगे देश के लोग। नंबर देने का जो पूरा अधिकार है वो आपके हाथ में है। इसलिए जब आपको नंबर देने ही हैं अपने वोट के जरिए, तो सोच समझ कर दीजिएगा और ये सोच के दीजिएगा कि आप भारत की दिशा कैसी तय करना चाहते हैं, भारत की दशा कैसी तय करना चाहते हैं, भारत को किस तरफ जाना चाहिए। ये सब कुछ आपके हाथ में है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.